जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और प्यारे बच्चों, देखिए क्लास नंबर 7 है जो कि मैं आपको पॉलिटी करा रहा हूँ। और पॉलिटी का जो फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है, इसकी ये 7वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों को। इससे पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई है, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। क्योंकि आज की क्लास जो है वो अनुसूचियों से रिलेट है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं चीजें आपको सिखा के चलूंगा। सबसे पहले आप कंटेंट देख लीजिए। इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है जो आपको हेल्प करने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली बताऊं तो मैं जो यूपी पुलिस के अंदर एसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की जो वैकेंसी होंगी, तो उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो, या एसएससी या किसी भी चीज के लिए पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच है जो 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये कंटेंट रहने वाला है और इसके अंदर सभी चीजें इंक्लूड हैं जो मैंने इसके अंदर रखी हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहां से। जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूची है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है जो मूल संविधान था, यानी कि संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल जो संविधान है इसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। 8 थी। अभी कितनी है, 12 है। तो अभी कितनी अनुसूची है, 12 है। तो 9वीं जोड़ी गई होगी, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यानी कि ये 4 अनुसूची जो है इसके अंदर जोड़ी गई हैं। संविधान के अंदर जब भी कोई चीज जोड़ी जाएगी और जब भी कोई चीज घटाई जाएगी तो संशोधन होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सभी को एक एक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर करके समझा के भाग जाऊंगा, बहुत सारी चीजें इसके साथ रिलेट करके भी पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे बात की जाए पहली अनुसूची किससे रिलेट करती है, तो पहली अनुसूची करती है संघ और उसका उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताती है। संघ संघ मतलब कि भारत एक संघ होगा अनेक राज्यों का। यहां बात की जाए तो भारत के अंदर कुल राज्य कितने हैं, तो राज्य हैं यहां पर 28। और यूनियन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो यूटी कितने हैं, यहां पर यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। इस तरह से है। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस टाइप की व्यवस्था है, फिर आप मार्क करोगे संघीय व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा भी जाता है। तो भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, तो संघीय व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस टाइप की है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संघीय है जिसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अनुसूची 1 में जो बात कही गई है यही सेम बात जो है, यही सेम जो बात है ये कही गई है भाग 1 में। संविधान का जो भाग 1 है उसमें भी यही बात कही गई है कि भारत जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। ये भी भाग 1 ही बताता है। तो दोनों जगह जो है ये चीज डिफाइन करी गई है। मैंने आपको बता दिया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है, इसलिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत जो है वो एक, इसकी शासन व्यवस्था जो है वो एक संघीय शासन व्यवस्था है। अनुसूची 2 की बात करें तो इसके अंदर जो है विभिन्न पदाधिकारी, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। विभिन्न पदाधिकारी पदाधिकारी जो हैं के वेतन एवं भत्तों के बारे में, जो भत्ते हैं इनके बारे में बताया गया। कौन है विभिन्न पदाधिकारी, अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है, ये जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, ये जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी कार्य या कार्यों की शपथ के बारे में बताता है। जब वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, शपथ, जब वे अपने पद को ग्रहण करते हैं तो उस टाइम पे जो शपथ लेते हैं उसके बारे में कौन सी अनुसूची बताती है, तीसरी अनुसूची बताती है।
और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि विभिन्न पदाधिकारी कौन से हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो हैं, इनको मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में, पेंशन के बारे में और कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं अनुसूची 2 के तहत। अनुसूची 2 के तहत अवकाश संबंधी प्रावधानों के बारे में भी कौन सी अनुसूची बताती है, तो अनुसूची 2 बताती है। और हमेशा याद रखना, जब हम वेतन और भत्तों की बात कर रहे हैं तो इनको जो वेतन और इन सभी को जो वेतन मिलता है, ये मिलता है संचित निधि से। कौन सी निधि से वेतन मिलता है, तो संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। वहीं अनुसूची मैंने 3 पढ़ाई है, इनकी शपथ के बारे में बताता है, किस किस टाइप की शपथ लेते हैं, तो संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं, पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए शपथ लेते हैं और गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये ही विभिन्न पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये सभी विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में अनुसूची 3 बताती है और इनके वेतन और भत्तों के बारे में जो बताती है वो अनुसूची 2 बताती है। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में हम बहुत सारी चीजों को एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। जैसे कि बात की जाए, चौथी अनुसूची किसको रिलेट करती है, तो ये करती है राज्य सभा। राज्यसभा में राज्यों एवं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन, सीटों का जो आवंटन है, आवंटन ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है, तो चौथी अनुसूची आपने मार्क करनी है। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा में जो है, राज्यसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं, कुल सीट कितनी है, तो ये 250 है, 250, जिसमें से वर्तमान में जो सीट भरी गई है वो 245 सीट है। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान के अंदर 45 सीटें हैं, 245 सीटें हैं। 245 में के मनोनीत कितनी सीटें होती हैं, मनोनीत जो होती हैं ये 12 सीटें होती हैं। बाकी राज्य से जो सीटें आती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों के आवंटन के बारे में राज्यसभा में बताया जाता है। तो राज्यों से कितनी सीटें होती हैं, तो राज्यों से यहाँ पर होती हैं 225 सीटें। आपको पता होगा यूपी के अंदर जो सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा की वो 31 सीटें हैं। तो उसी तरह से बात की जाए, पूरे भारत के अंदर 28 राज्यों में 225 सीटें जो हैं राज्यों से भरी जाती हैं। उसके बाद बात की जाए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूटी से जो भरी जाती हैं, ये 8 सीटें भरी जाती हैं। ये आप हमेशा याद रखना। कुल बात की जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सीटें जो हैं ये भरी जाती हैं। 233 तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं। वहीं बात की जाए 12 सीटें जो हैं वो मनोनीत होती हैं, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत की जाती हैं राज्यसभा के अंदर। ये आपने याद रखना है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर, इसको नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। 5वीं अनुसूची जो है ये SC और ST के क्षेत्रीय प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है। नियंत्रण के बारे में कौन सी बताती है, तो 5वीं अनुसूची बताती है। कितने राज्यों में है, तो ये 10 राज्यों में है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल कितने राज्य शामिल हैं, 10 राज्य शामिल है। यहीं पर आता है एक पेशा एक्ट। कौन सा एक्ट आता है, तो पेशा एक्ट। ये याद रखना, पेशा एक्ट 1996।
इसमें क्या है, इसमें जो ये 5वीं अनुसूची के अंदर जो राज्य हैं उसके सांस्कृतिक और परंपरा के संरक्षण के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण कौन सी अनुसूची देती है, फिर आपने बताना है 5वीं अनुसूची। आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जो है वो 5वीं अनुसूची के अंदर जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसको शामिल करने की मांग कर रहे थे। वो किस लिए कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे कि जो वहां की शिक्षा और संस्कृति है, जो वहां की परंपराएं हैं, उनका संरक्षण किया जा सके और जो उसका एनवायरमेंट है उसको बचाया जा सके। क्योंकि ये जो पेशा एक्ट है ये SC ST जो है उसके क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में बताता है। यानी कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कुछ भी वहां पर डेवलपमेंट का काम करना होगा या कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी SC ST के जो भी वहां पर सदस्य चुने जाते हैं प्रशासन और नियंत्रण के लिए, तो उनसे अनुमति लेनी जरूरी है। तो ये चीजें हैं। आगे बात करें 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम इनमें जो जनजातीय जो क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है। नियंत्रण तो जनजातीय क्षेत्रों के इन्हीं 4 राज्यों के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है, तो ये 6ठी अनुसूची बताती है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है, देखिए इसका जो प्रारूप है, हमने 1935 अधिनियम एक्ट से लिया है। 1935 अधिनियम के एक्ट से लिया है। 7वीं अनुसूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं ये 213 विषय दिए गए हैं। 213 विषय में से आप हमेशा याद रखना कि संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। और इन तीनों के लिए जो आपको अनुच्छेद याद रखना है, ये रखना है 246 नंबर का अनुच्छेद जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताता है। यहां एक आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन कौन से नंबर का, तो 42वां कब होता है, 1976 ईस्वी में। जिसमें क्या होता है, जो राज्य सूची थी इसके अंदर पहले 66 विषय हुआ करते थे और जो समवर्ती सूची थी इसके अंदर 47 विषय होते थे। अब 66 विषयों में से 5 विषय इसमें बढ़ाकर यानी कि इसको 52 विषय कर दिए गए समवर्ती सूची को। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत। वो कौन कौन से 5 विषय हैं ये याद रखना हमेशा। तो एक है आपका वन, दूसरा आ जाएगा वन्य जीव, तीसरा आ जाएगा शिक्षा, चौथा विषय जो समवर्ती सूची में रखा गया था, जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था, ये था आपका नाप और तोल। और 5वां विषय कौन सा रखा गया था, ये था न्याय प्रशासन। ये 5 विषय जो हैं समवर्ती सूची में रखे गए थे राज्य सूची से हटाकर। तो ये याद रखना है हमेशा, पूछे भी जाते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 7वीं अनुसूची की ये इंफोग्राफिक है, ये PDF में मिलेगी। हो सकता है आपको ये सारी चीजें साफ ना नजर आ रही हो, लेकिन PDF से ये
रट्टा मार लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ मैं आपको 100 विषय सजेस्ट नहीं करूंगा कि 100 के 100 याद करने पड़ेंगे, लेकिन 100 में से ये 15 विषय बताए गए हैं, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए। वहीं 61 में से यहाँ पर 14 विषय हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। वहीं 52 में से यहाँ पर 13 विषय हैं जो आप हमेशा याद रखोगे। तो ये विषय कौन कौन से हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, रक्षा सशस्त्र बल जो भी होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, इसलिए वो केंद्र सूची में रखे जाते हैं। तो जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को होता है वो केंद्र सूची के विषय कहलाते हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को होता है वो राज्य सूची कहलाते हैं। और जिन विषय पर ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो यहाँ पर पुलिस की बात करें, जैसे यूपी पुलिस हो जाएगा, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, दिल्ली हालांकि केंद्र के अंदर आती है। वहीं बात की जाए बिहार पुलिस हो जाएगा। तो अपने अपने राज्य की पुलिस है, इसलिए पुलिस जो है ये बहुत पूछा जाता है कि किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का। लोक व्यवस्था पूछा जाता है किस सूची का विषय है, तो ये भी राज्य सूची का। कृषि, शिक्षा, अनुसंधान और भूमि और भू राजस्व ये बहुत पूछा जाता है, तो ये सभी किससे रिलेट करते हैं, राज्य सूची से। तो ये सभी विषय जो हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और वहां से आप इनको अच्छे से एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट की बात करें 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। जब संविधान बना था, मूल संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची थी इसके अंदर कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। क्योंकि अभी 22 भाषाएं हैं इसलिए कभी ना कभी जोड़ी गई होगी और वो अमेंडमेंट आपसे पूछा जाता है कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। पहली भाषा जोड़ी गई इसके अंदर सिंधी, और इसको कब जोड़ा गया था, तो ये 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में इसको जोड़ा गया था। तो 21वें के तहत जोड़ी गई कौन सी, सिंधी। उसके बाद इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं KNM, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको कब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 ईस्वी में। तीसरी बार जब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो बोडो, BDMS से पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक यही है, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इसको 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको जोड़ा गया। ये जो अमेंडमेंट हैं ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, फिर आपने बताना है सिंधी को। वहीं पूछा जाता है 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है उसके तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया। तो इस तरह से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची चूंकि मैंने आपको बताया मूल संविधान में 8 थी, 8 के बाद 9वीं आई। 9वीं आई है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी क्लासों में बता चुका हूं कि जब भी संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ी जाएगी या कोई चीज घटाई जाएगी तब तब संविधान संशोधन होगा। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये प्रथम, सबसे पहले लिखते हैं ये किससे रिलेट करती है, तो ये रिलेट करती है भूमि सुधार से। भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण भी आप इसको कह सकते हैं, भूमि अधिग्रहण इससे संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत इसको संविधान के अंदर जोड़ा गया। भूमि सुधार क्या है, तो भूमि सुधार मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई रोड बनानी है और यहां पर किसी का खेत आ गया, इससे पहले जो भूमि सुधार या संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था वो फंडामेंटल राइट होता था, यानी कि उसको कोई भी नहीं छीन सकता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति अपना खेत देने से मना कर देता है, इसलिए रोड को यहां से घुमाना पड़ता है।
आगे जाकर फिर एक व्यक्ति मिलता है, वो भी रोड खेत देने से मना कर देता है। इस तरह डिस्टरबेंस हो रहा था बहुत ज्यादा, और सरकार को प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है वो मूल अधिकार, मतलब ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार रखा गया था, और उसको कोई भी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती थी। इसलिए इसके अंदर रिफॉर्म किया गया और अनुसूची 9 जोड़ी गई, जिससे जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये है दल बदल से, दल बदल, दल बदल से संबंधित है। और दल बदल अभी समझाऊंगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये आई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान के अंदर जोड़ी गई। दल बदल कैसे है, अभी आपने देखा होगा कि जो 7 सांसद थे, सांसद किसके, आपके जिसमें राघव चड्ढा भी थे, ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए ये जो 10वीं अनुसूची है इस तरह के दल बदल पर रोक लगाती है, लेकिन वे किस लीगल तौर से कैसे शामिल हो गए, तो यहां पर यदि यहां पर 2/3 सांसद जो है, सांसद किसी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसको लीगल ठहराया जाता है। लेकिन यदि यहां पर एक सांसद होता, यहां पर एक सांसद होता, तो फिर उसकी जो दल बदलने की वजह से जो आप पार्टी है उसकी सांसदता आप छीन सकते थे। जो उसकी सांसदता है तो वो जा सकती थी किसके तहत, इस वाली अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची, यानी कि जो दल बदल पर रोक लगाती है। तो ये उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इससे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। और संवैधानिक दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिया गया, तो ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संशोधन कब होता है, तो ये होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। लागू कब होता है ये, तो लागू होता है 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें तो जो 12वीं अनुसूची है और लास्ट अनुसूची है, इसके अंदर क्या है, ये नगर निकाय, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची के तहत दिया जाता है, 73वां संविधान संशोधन। वही 74वां जो संविधान संशोधन है, ये नगर निकाय, जो नगर निगम होते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराता है। और ये होता कब है, तो ये होता है 1993 ईस्वी में। बस इतनी चीजें आपने याद रखनी है। उम्मीद करूंगा कि जो क्लास मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर ये शॉर्ट नोट के रूप में भी है ताकि आप इसको ऑनलाइनर करके याद कर सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। बीच में कुछ दिन क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्लासें नहीं हो पा रही थी। अभी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और संविधान का जो ये फाउंडेशन बैच है ये इसी तरह से आपका चलता रहेगा। और उसके साथ साथ मैंने जो है यूपीएसआई के लिए संविधान का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो केवल इसके लिए है, आपके जो यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई के लिए है। आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं संविधान से, तो आप उसको भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।